नमस्कार दोस्तों, आज हम डेयरी इंडस्ट्री का सेक्टर एनालिसिस करेंगे और डेयरी सेक्टर में या डेयरी इंडस्ट्री में जो चार प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ताकि जब इस सेक्टर में री रेटिंग आए तो हमें काफ़ी क्लियर कट पता रहे कि कौन से कंपनीज़ को हमें आगे पढ़ना चाहिए, राइट। तो जब मैं ये चार कंपनीज़ का एनालिसिस कर रहा था तो ये चारों कंपनीज़ में मुझे एक कॉमन पैटर्न दिखा। तो वो पैटर्न मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ ताकि जो लार्जर पिक्चर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा, राइट। सो द फर्स्ट कंपनीज इज़ हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स। ये कंपनी एक 21,000 मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप इस कंपनी का पिछले 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 11% है, प्रॉफिट ग्रोथ 16% है जो कि एवरेज डिसेंट है। पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ 10% है और पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ 20% है। सो इट इज़ 2x ऑफ 10%, राइट। जब आप इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे तो स्टॉक प्राइस जो है वो फ्लैटिश डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। तो प्रॉफिट 2x हुआ है और स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, राइट। सो नेक्स्ट कंपनी दैट वी लुक एट इज़ डोडला डेयरी। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 13% है, 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 22%, लास्ट 1 year सेल्स ग्रोथ इज 15% एंड लास्ट 1 year प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 60%. So 4x प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 1 year. Let's have a look at the price of this stock. फ्लैटिश काइंड ऑफ ट्रेंड दिख रहा है, 4x प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी है बट स्टॉक प्राइस बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, राइट। द थर्ड कंपनी वी लुक एट इज पराग फूड्स। पराग मिल्क फूड्स अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 6% है, प्रॉफिट ग्रोथ -6% है, पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ 4% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 7x, राइट, 29% है। इसका स्टॉक प्राइस क्या बोलता है? इसका डाउनवर्ड फ्लैटिश ट्रेंड दिखा रहा है, राइट। तो प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 7x हुआ है बट स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। The last company in our table is Heritage Foods. Again, it's a 4,000 market cap company, right? इसका stock price, इसका जो compounded sales growth 9% है, profit growth 4% है, last 1 year sales growth is 10% and last 1 year's profit growth is 127%. So almost 13x is the profitability increase in this kind of company. And what does the stock price tell us, right? तो ये सारे कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी 2x, 4x, 7x, 13x ऊपर जा रही है बट इसके स्टॉक प्राइस जो है वो फ्लैटिश या फिर डाउनवर्ड फ्लैटिश रह रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि इन सारे कंपनीज़ में या फिर इस सेक्टर में जनरली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ आया है बट स्टॉक प्राइसेस ऊपर नहीं गए हैं, जिसका मतलब पी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लिक्विडिटी इस सेक्टर से बाहर हुई है, राइट। लिक्विडिटी सेक्टर में आई नहीं है। नॉर्मली जब स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उसके 2 कारण होते हैं। एक तो लिक्विडिटी आती है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट से FII ने जब अपना कैपिटल विड्रॉ किया क्योंकि डॉलर 109, 110 पे गया तो एक तरह से लिक्विडिटी चली गई और जो आपका लार्जर निफ्टी है या जो लार्जर इंडेक्स है 500 स्टॉक्स का वो गिर गया, राइट। सिमिलरली इन कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ आने के बावजूद भी लोगों ने या मार्केट ने पैसा नहीं लगाया। सो देर इज पी contraction that has happened in the last couple of years for multiple reasons whatsoever they be, right? So ये sector जो है it is up for re-rating right now if the growth which the sector has shown in the last 1 year sustains for a couple of more quarters, right? तो ये growth जो आया है profitability growth 13x, 7x, 6x का, इसका कारण क्या है वो पहले समझ लेते हैं, right? तो अब जब डेयरी सेक्टर देखते हो तो इसमें प्रेडोमिनेंटली 2 कैटेगरीज है। एक तो रॉ मिल्क कैटेगरी है, जो लिक्विड मिल्क जो हम चाय कॉफ़ी या रॉ मिल्क पीते हैं वो एक कैटेगरी है, प्रोडक्ट है। और दूसरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जिसको मैंने ट्रेडिशनल और इमर्जिंग में डिवाइड किया है। तो ट्रेडिशनल इज़ कर्ड, घी, पनीर, खोआ एंड इमर्जिंग इज़ फ्लेवर्ड मिल्क, बटर मिल्क, लस्सी, चीज़, राइट। अब जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट है करंटली, वो रॉ मिल्क का मार्केट है। करंटली 65% ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दैट आर कंज्यूम्ड राइट नाउ, it's raw milk that is getting consumed, 61%, right? But the projected growth of raw milk is only 9%, right? So raw milk is actually a low margin product which is growing at a lesser pace, or it's not growing as fast as the other 2 categories, right?
तो अगर आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को देखोगे, इट्स 34% ऑफ मार्केट शेयर बट इट्स ग्रोइंग एट 14%, राइट? इफ यू लुक एट इमर्जिंग प्रोडक्ट्स विच हैव कम अप being very kind of frequently consumed in the last 10 years, 5% in market share, but they are growing at 19%. So the value added products, the value added mix has a higher margin as compared to the essential raw material or essential raw milk that there is out there, right? सो ये प्रॉफिटेबिलिटी जो इन कंपनीज़ की बढ़ी है पिछले एक साल में, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि द मिक्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और द कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इन देयर सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड 2 times, 3 times, 4 times, and that's why the profitability has increased. तो आपने, if you've observed, the sales growth did not grow 20%, 25%, right? अगर sales growth 20-25% grow करता, तो we could have construed that this is volume growth that is happening. But sales growth was at 10%, 15%, but profit growth grew at 60%, 70%, which means this is value growth that is happening in the sector. And this value growth is going to continue for another 5, 10, 15 years because when the per capita income increases in a country, then discretionary consumption increases. तो ये milk and milk products जो है, ये traditional और emerging products की जो मैंने categories दी है, cheese, flavored milk, lassi, buttermilk, these are all discretionary milk products, right? So discretionary food products का consumption 2020 में around 31% था, अब जाकर वो 49% हुआ. तो द बजट दैट पीपल एलोकेट फॉर फूड, मोर बजट इज़ बीन एलोकेटेड टू डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एज अपोज टू इसेंशियल्स, राइट? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये नॉर्मली आप देखोगे बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं और ये पैकेज्ड होते हैं. तो लोगों का भरोसा पैकेज्ड फूड पे बहुत ज़्यादा आ चुका है कि पैकेज्ड फूड इज़ क्वालिटी फूड, एक क्वालिटी कंसिस्टेंसी होगी, प्राइस में ट्रांसपेरेंसी होगी, ईजिली अवेलेबल होगा, दुकानों में अवेलेबल होगा. जो लूज फूड होता है उस पर ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करते, राइट? तो पैकेज्ड फूड इज समथिंग विच इज़ गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर एंड मोस्ट ऑफ दीज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कम इन पैकेज्ड फूड. दैट्स व्हाई the predictability of sales growth and profit growth in the next couple of years is pretty much assured looking at the discretionary food consumption that is happening in India right now. Also, there are a lot of changes in dietary habits, which is kind of, adding tailwinds to this story that we discussed, right? This trend that we discussed, right? Now, if you look at this is the reason why the profitability has gone up मल्टीपल टाइम्स इन ईच ऑफ दीज कंपनी. दूसरी चीज़ जो आप देखोगे, डेयरी सेक्टर जो है वो it's growing at a 15% CAGR in India right now. It is very important for us to know and understand what the rate of the market, what is the pace at which the market is growing, or what is the rate at which the market is growing. And 15% for a discretionary category is a decent kind of pace of growth. Normally the thumb rule we use is कि अगर जो भी मार्केट रेट है उसका 2x जो होता है और मोर देन 2x जो होता है, उस सेक्टर में टॉप 1 or 2 players would be growing at that kind of rate. So if the sector is growing at 15%, then we have to go and confidently look out for companies which are growing at 30% plus sales growth, profit growth. But इस सेक्टर में, there is a but in this sector, इस सेक्टर में sales growth 25% प्लस या 30% प्लस के कंपनीज हमें नहीं मिले. और वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि ये सेक्टर जो है बहुत रीजनल या फिर एक बहुत लोकलाइज सेक्टर है. तो द कंजम्पशन ऑफ मिल्क, द ट्रेंड दैट वी सी इन द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ कि मिल्क जहाँ पे प्रोड्यूस होता है 45% ऑफ द टाइम्स द मिल्क इज़ लोकली कंज्यूम्ड. तो जिस गाँव में एक तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, उसी गांव में एक तरह से उसका कंजम्पशन भी हो जाता है, बिकॉज मिल्क इज़ अ पेरिशेबल आइटम, राइट? तो या मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं काफ़ी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, और अगर इनको एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक गांव से दूसरे शहर को लेके जाना है तो यू वुड रिक्वायर अ रेफ्रिजरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिर्फ कोऑपरेटिव्स या फिर बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स के पास होती है. नॉर्मली ये जो 45% जो मिल्क लोकली कंज्यूम हो जाता है, ये वाया जो दूधिया होता है या फिर कलेक्शन एजेंट्स होते हैं या फिर इंटरमीडियरीज होते हैं, वो फार्मर से खरीदते हैं और वो लोकली एक तरह से सुलटा देते हैं, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करवा देते हैं, सुलटा देते हैं, जो भी इन्वेंट्री है लोकली सुलटा देते हैं, राइट? तो
ये एक सेक्टर जो है ये एक बहुत रीजनल सेक्टर है, बहुत लोकलाइज सेक्टर है, काफ़ी फ्रैगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। तो किसी भी कंपनी को एक पैन इंडिया प्लेयर बनना हो इस सेक्टर में तो वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के रूट से ही होगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी महाराष्ट्र में शुरू होती है, राइट। तो महाराष्ट्र में अगर वो कंपनी शुरू होती है तो सबसे पहले उसको अपना सप्लाई बिल्ड करना होता है। सप्लाई क्या है यहाँ पे? सप्लाई इज़ नथिंग बट फार्मर्स, बट फार्मर्स के पास ऑलरेडी कोऑपरेटिव्स बैठे हुए हैं, राइट। तो फार्मर आपके साथ क्यों काम करेगा, राइट। फार्मर ही तो, फार्मर इज़ द वन हु एक्चुअली प्रोड्यूसेस मिल्क फॉर यू। तो आपको फार्मर्स को, आपको सप्लाई को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा अपने इकोसिस्टम में। बट फार्मर के पास कोऑपरेटिव्स पिछले 70-80 सालों से बैठे हैं वहाँ पे, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव। फार्मर आपके पास क्यों आएगा, राइट। तो कंपनीज को फार्मर्स के लिए कुछ करना पड़ता है सो दैट दे कैन विन द ट्रस्ट ऑफ द फार्मर्स। एक रिलेशनशिप स्ट्राइक करनी होती है। तो क्या क्या करते हैं कंपनीज एक तरह से पेमेंट्स जो है वो काफ़ी प्रॉम्प्ट रखते हैं कि अभी दूध खरीद लिया तो अभी का भी पेमेंट करके सेटल कर देंगे। दूसरा जो है फार्मर्स की जो आपकी गाय, बकरी, भेड़, बकरी जो भी होते हैं उनका जो कैटल फॉडर जो होता है, कैटल का जो फॉडर होता है, जो चारा होता है, उसको एक सब्सिडाइज डिस्काउंटेड रेट पे फार्मर्स को देते हैं ताकि एक तरह से उनकी अच्छी सांठगांठ बनी रहे, राइट। जब भी कोई एक तरह से डिजीज़ फैलती है कैटल के बीच में, या फिर लंपी डिजीज़ एक फैली थी 2022-23 में जितना मेरे को याद है, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई की कमर टूट गई थी। जो भी सप्लाई साइड पे आपके जो भी जानवर है, एक तरह से जानवर से ही आप दूध निकालते हो, मिल्क निकालते हो, वो एक तरह से इतने बीमार हो गए थे कि सप्लाई की कमर टूट गई थी। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जस्ट फेल डाउन, राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेनी ऑफ दीज प्राइवेट कंपनीज came up front and they started doing artificial insemination to increase supply or prop up supply. It obviously has a some time, it takes some time, a year or two, to kind of prop up this supply, but that is what a lot of private companies did when the farmers were going through a very very bad time, right. तो इस तरह जो ये private companies है ये अपने फार्मर्स के साथ एक तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको ऑनबोर्ड करते हैं। अपना प्रोक्योरमेंट नेटवर्क जो है, मिल्क का जो प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, मिल्क मतलब रॉ मिल्क, लिक्विड मिल्क जो होता है, उसको एक तरह से ये लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। तो नॉर्मली फार्मर्स जो है वो अपने जो मिडिल मैन होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, उनको एक तरह से देते हैं, एक तरह से अपना जो मिल्क है बेच देते थे। बट द लार्जर क्वेश्चन दैट वी हैड ओवर हियर इज दैट we won't find any company which is growing at 25% or 30% sales growth, sales growth, not profit growth, 30% sales growth, in spite of the fact the sector is growing at a 15% CAGR, because this is a highly regional, fragmented, unorganized sector, right? So, before coming to the companies, or before analyzing the companies, or as we analyze companies, it is very important for us to understand कि कुछ इस सेक्टर में 4 से 5 की सक्सेस फैक्टर्स है जो एक कंपनी को दूसरे कंपनी से डिफरेंशिएट करती है, राइट। तो एक तरह से बहुत वक्त तक प्राइवेट कंपनीज को कंपटीशन दिया था कोऑपरेटिव्स ने, राइट। धीरे धीरे उनका प्रभुत्व जो है, उनका जो वर्चस्व है वो कम हुआ है बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट आई स्पोक बिफोर, दैट हाउ प्राइवेट कंपनीज हैव ऑनबोर्डेड farmers onto their networks, right? But private companies may be both. So there are 4 to 5 parameters or key success factors that differentiate one company from the other, right? So these are the 4 companies that we would be discussing, right? So Hatsun Agro, जैसे मैंने कहा कि 21,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, और इस कंपनी का जो मिल्क प्रोक्योरमेंट नेटवर्क, जो फार्मर नेटवर्क है, वो सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा है. सो दिस कंपनी प्रोक्योर्स 3.1 million liters of milk every day, right? It has around 4.5 lakh farmers in its ecosystem on the supply side. And the second most important thing, which this, one of the key success factors, the distribution. So this company has a distribution of 7,500 kind of outlets and, retail parlors, right? The second company is Dodla Dairy, which has a market cap of 6,000 crore. ये इसका जो network है, again, it's a huge network, 1.2 lakh farmers on the supply side, 1.7 million liters of milk is procured on a daily basis. करीबन 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड 650 पार्लर्स है, राइट. डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन द डिमांड साइड, योर फार्मर्स आर ऑन द सप्लाई साइड, राइट. पराग मिल्क, राइट, it procures 1.6 million liters of milk.
यहाँ पे they do not have farmers on the supply side, they have collection agents on the supply side. तो farmers, collection agents, पराग मिल्क. collection agents से procure करने का एक disadvantage होता है कि collection agents जो है काफ़ी ज़्यादा impurities और adulterated kind of a product रहता है उनका. तो पराग मिल्क जो है वो एक तरह से फार्मर्स के साथ नहीं काम करके कलेक्शन एजेंट्स के साथ काम करती है. हेरिटेज फूड 4000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, 1.6 मिलियन लीटर ऑफ मिल्क इज प्रोक्योर्ड, करीबन 3 लाख फार्मर्स है एंड 6500 का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, राइट. तो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, एक तो प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेशन चाहिए, आपको चिलर्स चाहिए एक जगह से दूसरे जगह टू काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स. तो रेफ्रिजरेशन चाहिए. एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ दी काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, राइट. तो प्रोडक्ट मिक्स से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अबाउट ऑल दीज कंपनीज, राइट. तो वील स्टार्ट विद द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ पराग, राइट. पराग का अगर आप प्रोडक्ट मिक्स देखोगे तो 70% इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है. तो गोवर्धन घी जो है या गोवर्धन चीज़ जो है वो पराग का प्रोडक्ट है, बट 70% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है और सिर्फ 30% लिक्विड मिल्क है, राइट. पराग जो है वो प्रिडोमिनेंटली जो अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो B2B काइंड ऑफ पार्टनर्स को बेचता है, जो होटल्स रेस्टोरेंट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेचता है, राइट. और B2C कंपोनेंट इसका 70% है, राइट. इस फॉर्मेट की वजह से 2-3 चीज़ें पराग के फाइनेंशियल्स में काफ़ी क्लियर कट समझ में आती है, राइट. तो जब पराग होटल्स रेस्टोरेंट्स को बेचता है तो पराग के रिसीवेबल डेज अगर आप देखोगे तो 28 है, ज़्यादा है. तो जब डिलीवरी होती है उन रेस्टोरेंट्स और होटल्स में, होरेका जो भी एक काइंड ऑफ चैनल है, तो इमीडिएटली पेमेंट नहीं होता है. 15 डेज़, 30 डेज़, 45 डेज़ का पेमेंट होता है. जबकि आप बाकी प्लेयर्स का देखोगे या बाकी कंपनीज़ का देखोगे जो रिसीवेबल्स है सिंगल डिजिट्स में, क्योंकि एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे काम करते हैं. B2C है प्रेडोमिनेंटली. तो बाकी जो भी कंपनीज है वो B2C है. पराग का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है, ये B2B है. एंड 28 डेज इज़ द रिसीवेबल डेज ओवर ईयर विच इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. दूसरा, पराग मिल्क, पराग फूड्स जो है, जैसे मैंने कहा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देता है, घी और कर्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देता है, जिसके वजह से इनका इन्वेंट्री भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज. बिकॉज जब आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हो तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है. आपको रॉ मटेरियल एक तरह से स्टोर करना पड़ता है, फिर फिनिश गुड्स बनते हैं, फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है. तो अगर आप बाकी कंपनीज़ का इन्वेंट्री डेज देखोगे तो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पराग, राइट. तीसरा चीज़, Parag, the fact that it procures milks from collection agents, which is more of a B2B kind of an exercise or a kind of a relationship. तो Parag के जो payable days है वो भी एक तरह से ज़्यादा है as compared to other companies, right? तो 12, 24, 18. बाकी कंपनीज डायरेक्टली फार्मर से लेते, तो फार्मर को फटाफट पेमेंट देके वहाँ पे सेटलमेंट कर देते. पर पराग एक लार्जर एंटिटी से ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसका पेएबल डेज भी ज़्यादा होता है, राइट. तो वर्किंग कैपिटल साइकिल से अगर देखा जाए तो पराग इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट कंपनी ओवर ईयर, राइट. 1 पॉइंट. एक और चीज़ है पराग के बारे में, द फैक्ट दैट पराग वर्क्स विद अ लॉट ऑफ B2B प्लेयर्स. पराग का CFO to EBITDA कन्वर्जन 0.1% है. मतलब पराग इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल इन कलेक्टिंग its payments from its clients. बाकी का अगर आप देखोगे तो 0.7 है, इसका भी 0.7 है एंड हेरिटेज का 0.8 है. तो पराग में एक सीरियस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है, इसलिए पराग को शॉर्ट टर्म डेट की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है. तो पराग का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो काफ़ी कमज़ोर है. दूसरी चीज़ ये है कि द फैक्ट दैट पराग हैज़ 70% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भले आपको मार्जिन्स अच्छा देंगे, बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लागत ज़्यादा लगती है, मशीनरी लगती है, रेफ्रिजरेशन लगता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से लागत ज़्यादा लगने की वजह से पराग का अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0 है. मतलब पराग के अगर मैनेजमेंट 100 रुपीज़ बिजनेस में लगाते हैं तो उनको 0 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो -7 है. मतलब पराग में अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर 700 रुपये लगाता है तो उसको प्रॉफिट नहीं होता है, उसका लॉस होता है -7 का,
राइट। तो पराग देखने गए तो इज़ अ कंपनी विच इज़ अ हाईली इनएफिशिएंट कंपनी, एंड द फैक्ट दैट इसकी सस्टेनेबिलिटी, ऑन सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स इट इज़ 0 and -7, वी विल कीप पराग aside, we would not study Parag any further, right? So the second company that we'll study is Hatsun Agro, right? अब Hatsun Agro का value added products अगर आप देखोगे तो 47% है, right? पराग से ज़्यादा है, पराग से कम है, 47% है, पराग का 70% है, this is 47%. Hatsun Agro is one of the oldest companies over here, करीबन 40 साल पुरानी कंपनी है, और 40 साल पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी अभी तक ये फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं बनी है, राइट। सो इफ़ यू सी ओवर हियर फ्री कैश फ्लो पोजीशंस अगर सबके आप देखोगे, राइट, पराग का मैं फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होना समझ सकता हूँ क्योंकि उसका CFO टू EBITDA इतना ख़राब है, उसका कैश कन्वर्जन साइकिल इतना ख़राब है, बट ये कंपनी हटसन एग्रो पिछले 40 साल से एग्जिस्टेंस में होने के बावजूद भी, 20,000 करोड़ की कंपनी होने के बावजूद भी, मार्केट लीडर होने के बावजूद भी एक फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं बनी है। और ये फ्री कैश फ्लो कंपनी इसलिए नहीं बनी है क्योंकि अगर आप देखो इसका फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट 65% है। बहुत सारा कैपिटल मिस एलोकेशन कंपनी ने किया है पिछले 40 सालों में। इसके एसेट टर्न्स भी चारों कंपनीज में एक तरह से सबसे बेकार है, 1.89% का एसेट टर्न है इसका, राइट। अगर आप इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो बाकी कंपनीज से थोड़े ठीक है, बट डोडला डेयरी जैसे लेवल्स पे नहीं है, राइट। बट दिस कंपनी हैज़ बीन एक्सिस्टेंस इन द लास्ट 40 ईयर्स, राइट, और इसका पी जो है वो 73% है, राइट। फॉर अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20%, इफ़ द मार्केट इज गिविंग अ पी ऑफ 73%, देन कुछ ये ज़्यादा पी है, राइट। डिविडेंड यील्ड इज 0.64%, डिविडेंड भी कंपनी डेट उठा के देती है, तो कंपनी के बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा डेट है। अभी भी कंपनी जो नए एक तरह से इनिशिएटिव्स ले रही है, इट वांट्स टू प्रोड्यूस आइसक्रीम, इट वांट्स टू प्रोड्यूस चॉकलेट, बट ऑल द ओल्ड कैपिटल एलोकेशन दैट द कंपनी हैज डन, द प्रॉफिटेबिलिटी आउट ऑफ whatever capital that was allocated 5 years, 10 years, 15 years back did not bear fruits, right? That's why this company is a free cash flow negative company in spite of being the oldest company over here, and it is commanding a PE of 73, which is very, very high. इस कंपनी को आगे पढ़ना मुझे ठीक नहीं लगता है। इसका अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो सबसे बेस्ट है चारों कंपनीज में। इफ़ अ कंपनी हैज़ द बेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इट मीन्स दैट द कंपनी हैज़ ब्रांड रिकॉल. The company is successful in passing on the price of the increase of raw materials, which is milk over here, to its end customers. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 29 है, बाकी का 24 है, 21 है, बट अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा तो सिर्फ 3% है। कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है? डिप्रिसिएशन खा रहा है बहुत कुछ, और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बैलेंस शीट पे डेट बहुत है। सो वी डोंट लाइक कंपनीज विच हैव अ लॉट ऑफ डेट एंड कमांड अ PE of 73, which is almost 3 times or 3.5 times the profit growth of the company. So it's a very, very expensive company. It for a 73 PE company, it's a very, very expensive PE. So we will not study Parag and Hatsun any further, right? अब देखते हैं हेरिटेज फूड्स को। हेरिटेज फूड्स का वैल्यू एडेड जो पोर्शन है वो 28% है, काफ़ी रीजनेबल है। 64% जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, B2C 90% है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो कर्ड है, राइट। कंपनी का अगर आप देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल सबसे एफिशिएंट है, राइट। रिसीवेबल डेज इज लेसर देन ऑल द अदर कंपनीज और ऑलमोस्ट एट पार विद ऑल द अदर कंपनीज, राइट। इफ़ यू लुक एट द कैश कन्वर्जन साइकिल, इट्स 18, इट्स लेसर देन the other 3 companies, right? So Heritage is very efficient on from the efficiency point of view. Asset turns में एक तरह से number 1 है company. Fixed asset to total asset 52% है. It's not a capital light kind of a sector. It's a capital intensive structure. बाकी सबका भी fixed asset total asset ज़्यादा ही है, right? In spite of all these things, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी सिंगल डिजिट और लोअर डबल डिजिट्स में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है इसका कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। 9% इसका पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 4%। सो देयर इज़ नो ग्रोथ इन दिस कंपनी। दिस इज़ द ओनली कंपनी विच इज़ अ फ्री कैश फ्लो कंपनी आउट ऑफ दिस 4 कंपनीज। पराग इज़ अ फ्री कैश फ्लो कंपनी और ये सबसे सस्ती है। PE is of 20 and it pays dividend out of its own cash accruals. The dividend yield is 0.61. So it's a free cash flow company. It's a highly efficient company. It has lower ROE, ROC predominantly because of the fact that there is no growth in this company. तो
आगे जाके भी इस कंपनी का जो प्रोजेक्शंस दिए गए हैं या फिर गाइडेंस दिए गए हैं वो रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 6% दिया गया है, विच इज़ not the revenue growth that we are looking at. Revenue growth 6% दिया है, but profit growth the management that has given is 35%, right? But 6% is the revenue growth and the profit growth is 35%. But the company, if you look at past parameters, past growth parameters, reinvestment rate also is only 30%. When you see other companies, it's higher, right? तो Heritage Foods एक decent company लग रही है, cheap भी है, सस्ते में मिल रही है, 20 है इसका पी, राइट? फॉर अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 127 इट इज़ गिविंग अ पी ऑफ 20, सो इट लुक्स चीपर, right? It's a free cash flow positive company, but I did not see a lot of growth in this company, and even the projections that the management has given are on lines of around 6%, 7%. So इसको मैं एक तरह से second रखूँगा, right? Out of the 4 companies, this is the second company. Fourth obviously is Parag, third is Hatsun, and second is Heritage. I like Dodla because of the sustainability and growth that Dodla is doing, right? If you look at the growth metrics over here, this is the fastest growing company, 5-year sales growth, 5-year profit growth, even the last 4 years sales, last 4 quarters sales growth, profit growth, it's pretty high. Return on capital employed, return on equity, the company is better. The reason why return on equity and return on capital employed, especially ROC, is higher is because milk portion, जो liquid milk है 73% है, value added is only 23%, right? तो predominant जो इसका product है वो milk है, low margin product है but high ROC product है. Company wants to get into value added products or expand its value added products further, but if you look at the growth parameters, the sustainability parameters, this company is better than the other companies. Even if you look at profitability, भले इसका gross profit margin Hatsun जितना 29% नहीं है, but it's more profitability than than net profitability is better than Hatsun. But net profitability of below 10% is not a great thing. We look at companies which have a net profitability of more than 10%. None of the companies kind of fall positive on that filter, right? बाकी efficiency parameters पे और free cash flow में Heritage is number 1. This company is on the verge of being a free cash flow positive company. मैं Dodla की बात कर रहा हूँ, right? P 29 है इसका, right? Fairly moderate P इसका, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है. कंपनी के मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ 15% का दिया है projections और PAT growth 35% का दिया है, right? They want to increase the volume of milk procurement at a pace of 15%, right? The other companies are increasing it at 7%, 5%, 6%, but this company wants to increase. The more you procure, the more products you make, right? So this company wants to increase the procurement of milk at a pace of 15%, which I think is a good number. Already Africa के 2 countries में, Uganda और Kenya में प्रस्तुत है ये कंपनी, प्रेजेंट है वहाँ पे, राइट? Around 8% of the business come from African countries. They want to increase it to 12% because the operating profit margin in African countries is double that of India. तो इंडिया का जो 7-8% है वहाँ पे करीबन 15% है, right? And obviously the company wants to get into value added products, the fact that it already has an infrastructure in place, right? So for me, out of these 4 companies, I find Dodla Dairy to be, a leader out of these 4 companies for the fact कि इसका growth rate, इसका growth guidance future का, इसका sustainability, balance sheet में इसकी ताकत है, return on capital employed, return on equity, if not 25%, 20%, 16% है, आगे जाके improve होगा, looking at the kind of revenue numbers that these companies are showing, right? So out of these 4 companies, Dodla Dairy is something which I would want to put in my watch list, right? So this was a brief about the dairy sector, dairy industry. Hope you liked this analysis. If you have, please like and share it and follow this channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.